अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हमारा 4-2 वाला पार्ट है, ठीक है। तो 4-1 वाला पार्ट आप इससे पहले देख चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो इसमें इस पर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू मेक प्योर हाइड्रेटेड कॉपर, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो कि प्योर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाना चाहता है। ऐसे The student makes aqueous copper sulfate by reacting dilute acid with excess copper oxide। मतलब कॉपर ऑक्साइड के साथ कोई एसिड रिएक्ट किया है तो बना है कॉपर सल्फेट। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एसिड रिएक्ट किया है और उसमें सल्फेट आयन चाहिए तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जाना पड़ेगा, H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा, यही इसके अंदर ऐड हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, उसमें ऑपरेटस शो किया गया है। द ऑपरेटस द स्टूडेंट यूजेस टू क्रिस्टलाइज द एक्वस कॉपर टू सल्फेट, ये सारा ऑपरेटस है। नेम द ऑपरेटस एक्स, ठीक है। ऑपरेटस एक्स इवेपोरेटिंग बेसिन है हमारे पास, इवेपोरेटिंग डिश भी कह सकते हैं, ठीक है। इवेपोरेटिंग डिश है, इसमें हमने जो भी साल्ट बनाया है उसके अंदर से एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट डिसाइड व्हेन टू स्टॉप हीटिंग एक्वस कॉपर टू सल्फेट, कि कब वो डिसाइड करेगा कि कॉपर टू सल्फेट को हीट करना बंद कर दे। जैसे ही उसको क्रिस्टल्स नज़र आना शुरू हो जाए ना, क्रिस्टल्स अपीयर, जैसे उसको क्रिस्टल्स अपीयर हो जाए तो वो उसको हीट को स्टॉप करते हैं, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है उसने, ताकि बाद में उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर रख के क्रिस्टलाइज कर दिया जाए। Suggest why apparatus X is heated with a water bath not directly using the Bunsen burner। तो हमने उसको वाटर बाथ से ही क्यों डायरेक्ट किया, ताकि उसको हम डायरेक्ट क्यों नहीं हीट कर पाए। तो उसमें सबसे बड़ा ये है कि हम ना क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करें। जब भी हम किसी चीज़ को इवेपोरेट करवाना होता है ना, तो उसमें इवेपोरेशन पानी की करवानी होती है। वाटर बाथ क्या करेगा, एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर देगा, ठीक है। कंट्रोल्ड टेम्परेचर आपको देगा, सॉरी हाँ जी, वाटर बाथ आपको कंट्रोल्ड टेम्परेचर देगा। कंट्रोल्ड टेम्परेचर से क्या होगा, कम टेम्परेचर देगा। वाटर बाथ से उसको रख के हीटअप करेंगे, तो हीटअप करने से ठीक है। तो मैं कहता कंट्रोल देगा, जेंटल हमारे पास कूलिंग, स्लाइड को थोड़ी कूलिंग करता है हमारे पास, मतलब पानी को ही तो रिमूव करना है। दूसरा ये है कि क्योंकि ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, अगर आप उसको डायरेक्ट हीट करेंगे तो जो हाइड्रेशन वाला वाटर है, हाइड्रेशन जो वाटर है वो भी निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा वहाँ से। तीसरा इसमें आप लिखेंगे कि अगर आप इसको डायरेक्ट हीट करेंगे ना तो सारा पानी पहले निकल जाएगा उसमें से, ये 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और एंड में सॉलिड बन जाएगा। और जब आप उसको हीट कर रहे होगा ना, सॉलिड भी में से वो जैसे सीमेंट के ऊपर हम आग लगाते हैं तो सीमेंट ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है ना, तो ये भी इसी तरह से ना स्पिटिंग आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, स्पिटिंग आउट ऑफ सॉलिड। तो आप इसमें ये रीज़न लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द फाइनल स्टेप नीडेड टू प्रोड्यूस प्योर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कि आखिरी स्टेप क्या होगा कॉपर सल्फेट का। तो हम क्या करेंगे, ड्राई क्रिस्टल्स हमने बनाने होंगे, ठीक है। ड्राई क्रिस्टल्स हमने बनाने होंगे इसके। तो ये देखिए, जब ये आज का लास्ट स्टेप होगा। अब ये टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अगेन मैं इस टाइट्रेशन को नहीं पढ़ा, आप डायरेक्टली हम सीधा जाते हैं अपने टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब ये टाइट्रेशन 2 और 3 है। टाइट्रेशन 2 का 21.2 है इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम है 41.7। तो फाइनल 41.7 है, इनिशियल 21.2 है। इसी तरह से 3 का भी देख लें, 3 का इनिशियल 0.0 है और फाइनल इसका 19.9 है। फाइनल 19.9 है और ये 0.0 है, तो ये 19.9 ही यूज़ होगा। इसको आप लोग माइनस करके देख लें कि क्या आंसर आता है। मैं माइनस कर देता हूँ, 47.7 माइनस 21.2, तो ये 26.5 हो जाएगा। इतना फ़र्क, हाँ ठीक है, सॉरी 47 नहीं है, गलती से 41 है, मैंने कैलकुलेट करते हुए गलती कर दी है। 41, ये 20.5 बनेगा। 20.5
इनको भी माइनस कर लें, ये बन जाएगा 20.1 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब ये बेस्ट टाइट्रेशन को टिक करना है आपने, मैंने आपको बताया आपने इन सबको जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर दें, सॉरी 4 पे डिवाइड कर दें। 20.9 प्लस 20.5 प्लस 19.9 प्लस 20.1 और इनको रख के आप डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आता है 20.35। तो जो करीब तरीन है, एक ये करीब तरीन है और एक ये करीब तरीन है, तो हमने इन दोनों को टिक कर दिया। अब वो कहते हैं यूज़ अ टिक्ड टाइट्रेशन फॉर एवरी वॉल्यूम HCl, वही पीछे वाला क्वेश्चन, तो वो होगा ये दो है ना, तो आप इन दोनों को जमा कर लें। 20.5 प्लस 20.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 20.3 आ जाएगा इधर। उसके बाद यूज इन आंसर सी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड यूटिलाइज। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, यूज आंसर फ्रॉम सी, हमारे पास ये आंसर आ गया, वॉल्यूम आ गया। टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड यूटिलाइज्ड, ये यही आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्वा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हम इसके तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला यही है, V/1000 मल्टीप्लाई बाई सी। तो V हमारे पास आ गया 20.3 और C 1000 आ गया। C इसने ऊपर दिया हुआ था, वो था 0.500, आप यहाँ से देख सकते हैं ये है। ठीक है, 0.500 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये कंसंट्रेशन थी, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 20.3 को 1000 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 0.500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में 0.0101 आया। ठीक है, मैं उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले गया। अब आगे आते हैं, द इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, यूज़ योर आंसर फ्रॉम डी टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वा सोडियम कार्बोनेट। पहले हम इसमें मोल रेशो निकाल के मोल निकालेंगे। ये देखो सोडियम कार्बोनेट है तो HCl आएगा यहाँ पे और रेशो आ जाएगी Na2CO3। इसके 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है। अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका हाफ होगा। HCl के हमारे पास वैसे कितने मोल हैं, 0.0101, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, 0.0101। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आ जाएगा 0.005। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, अब आप क्या करेंगे कि आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V/1000 मल्टीप्लाई बाई सी। इस फॉर्मूले के तहत निकलेगी। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.005 है, 1000 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपने वॉल्यूम डिवाइड करना है, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम ऊपर लिखा होगा, यूज आफ्टर डी टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वा सोडियम कार्बोनेट। आप इधर देख लें कितना वॉल्यूम उसने यूज़ किया था शुरू में। ये देखें 25 सोडियम कार्बोनेट, तो आप इसको 25 से रख के डिवाइड कर देंगे, जो भी होगा। ये 25 से रख के मैंने कर दिया डिवाइड, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.203। ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अब कहता है द स्टूडेंट प्रोवाइडेड विद 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यूज एन आंसर कैलकुलेट द मास ऑफ Na2 इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब हमारे पास आ गया है, हमने मास निकालना है, MR नहीं निकालना, अब हमें मास निकालना है। तो अब फॉर्मूला का काम वही करेंगे हम। मास कैसे निकलेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को MR से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं सोडियम कार्बोनेट के, ये नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं 25 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। मैं आपको लिख देता हूँ, 25 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 0.005 है। अब ये है 150, आपने दोनों तरफ इसको 150 करना है। 25 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो 25 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास हो जाता है, तो मैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इधर आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये 150 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 0.005 मल्टीप्लाई बाई 6, और ये हो जाएगा 0.03। ये कितने मोल्स हैं, 150 सेंटीमीटर में कितने मोल्स होंगे। अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे,
मैस किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एम आर। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 0.03 और एम आर आपके पास इसका हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका आंसर आप निकाल लें, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप पूरे को 0.03 के साथ, तो 3.18 ग्राम तकरीबन मेरे पास आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। स्टेट बाय द कॉनिकल फ्लास्क इज स्विल्ड वाइल HCl इज एडेड टू फॉर्म द फ्रॉम द ब्यूरिक। स्विल्ड का मतलब होता है उसको थोड़ा टिल्ट रखते हैं और उसको मिक्स करते रहते हैं। तो हम ये स्विल्ड क्यों करेंगे, तो हम मिक्सिंग के लिए करेंगे, मिक्सिंग के वो HCl जो ब्यूरेट से ऐड हो रहा है वो मिक्स होता है। स्टेट बाय HCl इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू गेट जस्ट कलर चेंज। कलर चेंज आप ये लिख सकते हैं इसके, ठीक है, कलर चेंज, या आप इसके लिए लिख सकते हैं एंड पॉइंट इज नॉट एक्सीडेड, एंड पॉइंट नॉट एक्सीडेड। जो आप एंड पॉइंट होगा, अगर आपने ज़्यादा उसको ओपन कर दिया तो वो बहुत जल्दी ऐड हो रहा होगा और एंड पॉइंट अचीव होकर उससे आगे भी चला जाएगा, तो आपका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, लेकिन वो फिर एंड पॉइंट आगे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट सोल्यूशन P एंड सोल्यूशन Q। सोल्यूशन P इज कलरलेस एंड कंटेन सोडियम आयंस। ठीक है, ये कलरलेस है और इसके बाद सोडियम आयंस है, ये बात याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ टू डू ए फ्लेम टेस्ट सोल्यूशन P टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ दिस कैटाइन। आप क्या करेंगे, नाइक्रोम वायर लेंगे, नाइक्रोम वायर, फिर उसको डिप करेंगे, डिप करने के बाद आपके पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ब्लू फ्लेम होगा, बंसर बनने का, उसके ऊपर आप इसको रखेंगे, फिर आप कलर चेंज देखेंगे, जो भी कलर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आप कह देंगे कि ये मेरे पास आया है। ठीक है, सोल्यूशन P कंटेन्स एन आयन कंपोज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ तक ये देख लें, P के पास एक एनाइन है जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। डिस्क्राइब ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई द एनाइन सोल्यूशन P। मुझे लग रहा है कि वो नाइट्रेट आयन ही हैं, तो आप लोग अपने वो जाके देखेंगे, इधर आएंगे, ये मेरे पास एनाइंस के आगे की देखें, यहाँ से ढूंढें, ये एक ही बंदा है जिसमें नाइट्रोजन है, ये टेस्ट है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और यही आप लिख दें और उसके बाद ठीक है, इधर वही टेस्ट लिखें, उसने कहा ऑब्जर्वेशन भी वही लिखें और एंड में नाइट्रेट लिख दें NO3-1, तो आपका आंसर आ गया इसका भी। ठीक है, तो उससे आगे चलते हैं। द टेस्ट डज ऑन सोल्यूशन Q आर शोन इन द टेबल 3.1। ये कोई बच्चा है जिसने ये टेस्ट किए हैं सारे के सारे, अभी हम बारी बारी इनको चेक करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई द कैटाइन इन सोल्यूशन Q यूजिंग द ऑब्जर्वेशन टेस्ट 1 एंड 2। अब टेस्ट 1 और 2 देखते क्या है, कहता है किसी बच्चे ने सोल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप अमोनिया का सोल्यूशन Q का गिराया है, कलर चेंज आया है, इसमें ग्रीन प्रेसिपिटेट आए हैं और बाद में एक्सेस अमोनिया गिरा दिया जो कि इनसोल्युबल इन एक्सेस होगी। ये पहला टेस्ट हो गया हमारा। दूसरा टेस्ट को कहता है एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड Q के अंदर अंटिल चेंज सीन और वो ग्रीन प्रेसिपिटेट आया और वो भी एक्सेस हो गया। मुझे लगता है ये Fe+2 का है, ग्रीन कलर उसी का होता है। तो आप देखें, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूँ तो ग्रीन पीपीटी आते हैं इनसोल्युबल इन एक्सेस, लेकिन सोल्युबल ग्रीन पीपीटी इनसोल्युबल इन एक्सेस। ठीक है, यही आएंगे हमारे पास। ठीक है, इनसोल्युबल इन, तो ये आप आंसर लिख लेंगे। मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, Fe+2। अच्छा, आप टेस्ट देखेंगे इसके अंदर, ये देखें इसमें ग्रीन पीपीटी आए हैं क्रोमियम के जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्युबल है और ग्रीन पीपीटी आए हैं एक्वस के लेकिन वो इनसोल्युबल है। तो दोनों के टेस्ट हमारे मैच करते हैं, इसका मतलब है क्रोमियम+3 हमारा होगा इधर। तो मैं इधर क्रोमियम+3 ही लिख देता हूँ, ये Cr+3 होगा। ठीक है, टेस्ट 3 इज़ इनकम्प्लीट।
टेस्ट डी कंप्लीट है, टेस्ट डी देख लेते हैं क्या। ऐड एक्वा सिल्वर नाइट्रेट टू सोल्यूशन क्यू, वाइट पीपीटी आए हैं, सिल्वर नाइट्रेट डाला है और वाइट पीपीटी आए हैं। टेस्ट शोड वाइट पीपीटी ऑब्जर्व टू लीड्स टू वैलिड कंक्लूजन अबाउट एन आयनिक सोल्यूशन क्यू। अब इसके अंदर क्या इनकम्प्लीट है वो निकलना है, तो हमने सिल्वर नाइट्रेट वाला टेस्ट इधर ढूंढना है। तो इधर आते हैं जरा टेस्टों के अंदर, ये देखो सिल्वर नाइट्रेट डाला है, सिल्वर नाइट्रेट डाला है, सिल्वर नाइट्रेट डाला है, तीनों में नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इन तीनों में टेस्ट था नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। तो आप नाइट्रिक एसिड ऐड कर देंगे इसके अंदर, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे कि हमने ना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, ये भी टेस्ट से ही लेके लिखना है आपने, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। उसके बाद है द स्टूडेंट कंप्लीट्स टेस्ट डी करेक्टली, ऑब्जर्वेशन रिमेन्स द सेम। अब ये वाइट पीपीटी आए थे, तो आप देख लें वाइट पीपीटी हमारे पास थे क्लोराइड के, तो वो हम Cl-1 लिख देंगे कि क्लोराइड के वाइट पीपीटी थे। द आयन आइडेंटिफाइड इन 3 इज द ओनली एनाइन इन द सोल्यूशन Q। डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टेस्ट 4। ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू सोल्यूशन Q, देन ऐड बेरियम नाइट्रेट। अब उसने कहा है, ये सवाल देख लेंगे, एड आयन आइडेंटिफाइड इन 3 इज़ द ओनली आयन, मतलब जो भी है, मतलब Cl नेगेटिव ही है। अब उसने एक और चीज़ ऐड कर दी है, उसमें बेरियम नाइट्रेट भी ऐड कर दिया। अब अगर यहाँ पे जाएँ, ये देखिए बेरियम नाइट्रेट का वाइट पीपीटी आता है, लेकिन वो सल्फेट के लिए आता है। तो वो सल्फेट के लिए, अगर सल्फेट मौजूद होगा तो आएगा ना, अब सल्फेट वहाँ पे है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि नो ऑब्जर्वेशन आई है, क्योंकि हमारे पास एक ही एनाइन था, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। Solution Q is acidic. Describe the observation when solution Q is added to sodium carbonate. Solution Q एसिड है, तो और जब आप भी किसी इस चीज़ के अंदर ऐड करेंगे तो आपको पता है कार्बोनेट है, तो वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन में वो बबल्स आएंगे, फिजिनेस आएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन होगी इसकी, आपकी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास वही इन्वेस्टिगेशन वाला। मंस मेटल इज एन अलॉय दैट कंटेन जिंक एंड कॉपर, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने कॉपर की परसेंटेज निकालनी है। सारा का सारा मेथड जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारा का सारा मेथड वही होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ये एंड करता हूँ। पहले आप लोग 4.1 वाला देखेंगे, फिर 4.2 वाला देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद मैं आपके पास मई जून का 4.1 और 4.2 भेजता हूँ।